नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वाराणसी से खबर है, जहां तहसील परिसर में बुजुर्ग फरियादी ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस और वकीलों ने आग को बुझाया है और आनन फानन में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमीन से जुड़ा केस हारने के बाद बुजुर्ग ने ये कदम उठा लिया। राजा तालाब थाना क्षेत्र के तहसील परिसर की ये पूरी घटना है। बहराइच में विसर्जन जुलूस में लोहे के रॉड में करंट उतरने से 12 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली से भगवान कृष्ण की मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही थी और इस दौरान जुलूस में ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तार में लोहे की रॉड टच हो गई। इससे यह हादसा हुआ। पूरी घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के निम्हीहारा गांव की है। महाराजगंज में हैंडपंप में लगे मोटर से करंट की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। पूरा मामला ठूठीबारी थाना क्षेत्र के सुकहर गांव का है, जहां एक शख्स हैंडपंप पर लगे मोटर और पाइप के सहारे स्नान कर रहा था और इसके बाद वो करंट की चपेट में आ गया। शख्स को देखकर उसका बेटा बचाने के लिए भी दौड़ा, जिससे वो भी करंट की चपेट में आ गया और अस्पताल ले जाते वक्त दोनों ने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एटा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रक समेत ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया। महिला की मौत से परिजनों ने गुस्से में सड़क को जाम किया और फिर थाना प्रभारी ने मामले को शांत कराया, ट्रैफिक को बहाल कराया। हाथरस में ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने चोरी के 7 ट्रैक्टर, 2 ट्रॉली बरामद की। मुखबिर की सूचना पर एसओजी की टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अनाज मंडी के पास सर्विस रोड पर शातिरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक शातिर अपने साथियों के साथ हाथरस, आगरा और अलीगढ़ में ट्रैक्टर चुराते थे और फिर उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई जाती थी और ऊंचे दामों पर उनको बेचा करते थे। अमरोहा में एक सरकारी दफ्तर में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल है। इस घटना के बाद पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर 4 आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। दरअसल ये मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, जहां हसनपुर तहसील के कानूनगो कार्यालय में महिला को दबंगों ने जमकर पीटा। तहरीर लिखने के बाद पुलिस ने महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। ये घटना रहरा थाना दौरारा गांव की है, जहां कुछ पीड़िता के मकान पर कब्जा करने की कोशिश में लोग लगे हैं। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये जमीन का विवाद था हमारा और मुझे बुला लिया उन्होंने। बुलाने के बाद में पहले तो एक आदमी ने मेरा गलावन पकड़ा, उसके बाद मुझे नीचे कर दिया, फिर पता नहीं किस चीज से मारा। किन किन लोगों ने मारा आपको? मैं उनसे जानती हूँ, नरेंद्र शर्मा को, देवदत्त शर्मा और आदित्य। अच्छा, अब आप थाने आई हैं? जी। क्या कहा इन्होंने कहा हम आपकी मदद करेंगे, मेडिकल के लिए भेजेंगे। देखिए, थाना हसनपुर से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया था, जिसमें एक महिला के साथ कोई मारपीट की घटना दर्ज की गई थी तहसील में। इसमें थाना हसनपुर पर एक अभियुक्त पंजीकृत किया गया है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाए। आगरा में एक बसपा नेता की दबंगई का मामला सामने आया। बीएसपी नेता पर पड़ोसियों पर रिवॉल्वर तानने और धमकाने का आरोप लगा। रिवॉल्वर लहराने का वीडियो भी वायरल है। बीच बचाव करने आए लोगों ने रिवॉल्वर छीनी तो नेताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। तमतमाए नेताजी पर पड़ोसी पर डंडे से हमला करने का आरोप है और पीड़ित की तहरीर पर दबंग नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इटावा के बहुचर्चित कथावाचक अपमान प्रकरण में पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 11 ऐसे आरोपियों की पहचान की, जिन पर कथावाचकों की चोटी काटने का गंभीर आरोप लगा है और जल्द ही तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। वायरल वीडियो के आधार पर शुरुआती जांच में 4 आरोपियों को पहचान करके जेल भेज दिया गया। दोनों कथावाचकों को यादव जाति के होने के कारण अपमानित करने और उनकी चोटी काटने का आरोप है। हालांकि दोनों कथावाचकों के खिलाफ भी फर्जी आधार कार्ड रखने का मामला दर्ज किया गया था, मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों कथावाचकों को अग्रिम जमानत दे रखी है। 21 जून की घटना है, जब दोनों कथावाचक सपा के नेताओं के साथ इटावा के एसएसपी से शिकायत करने पहुंचे थे। इटावा जिले के बकेवर इलाके के दादरपुर गांव में 21 जून को हुए कथावाचकों के अपमान के मामले में पुलिस ने अपनी गहन जांच में
11 आरोपियों की पहचान कर ली है। वायरल वीडियो के आधार पर चोटी काटने के मामले में सभी 11 आरोपियों की पहचान की गई है। सभी की जल्दी गिरफ्तारी करने की बात कही जा रही है। कथावाचक संत सिंह की तरफ से इस तरीके का मामला दर्ज कराया गया था और उसके बाद इटावा की पुलिस ने झांसी जिले की पूछ थाने की पुलिस को जांच सौंपी थी। संभल में मंदिर कमेटी और नगर पालिका में तनातनी जारी है, जिसे लेकर मंदिर के समर्थकों का प्रदर्शन भी जारी है। मामला बहजोई के भगवंतपुर देवी शक्तिपीठ का है, जहां पर प्रशासन पालिका पर मंदिर के मेले की जमीन पर कब्जा करके निर्माण करने का आरोप है। वंदन योजना के तहत मंदिर की मेले की जमीन पर कब्जा कर बारात घर बनाने का आरोप है, जिसे लेकर मंदिर समर्थक 2 महीने से प्रदर्शन पर हैं। नगर पालिका के निर्माण को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसमें अब ये नगर पालिका वाले ये गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पर जो बराबर ही एक गाटा संख्या 633 पड़ता है, जो कि मेले की भूमि के नाम से राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज है, उसे घेरने के लिए इन्होंने निर्माण कार्य वहां पर शुरू करा दिया है, जबकि सौंदर्यीकरण मंदिर का किया जाना है और मंदिर का सौंदर्यीकरण न कराकर वो मेले की भूमि को घेरने की वजह से वहां पर अपना पैसा लगा रहे हैं और ये बारात घर बना रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर यूपी में सीएम योगी ने सांसदों को लेकर रणनीति बनाई। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की। बैठक में एनडीए के सांसदों में मतदान को लेकर मंथन हुआ। आदित्यनाथ ने अपने आवास पर जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है उसको लेकर आज एक बैठक की, जिससे उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको किस रणनीति के तहत मतदान करना है और इन सभी बिंदुओं पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद रहे। मंथन किया गया कि उत्तर प्रदेश में जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के, उनका जो मत है वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के यानी कि एनडीए के जो उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जाए। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी के सरकारी आवास पर नगर विकास विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में शहरी ढांचे के आधुनिकीकरण, समयबद्ध कार्य, स्वच्छता, आवास योजना, निवेश, डिजिटल मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया। सीएम ने अधिकारियों पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का यूपी में कोई आधार नहीं है, यूपी में सपा के लिए कोई संभावना नहीं। ऐसे में अखिलेश यादव बिहार में यात्रा में शामिल होकर क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में हैं। सर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बिहार जा रहे हैं, वहां पर राहुल गांधी और जो तेजस्वी की यात्रा है उसमें शामिल होंगे, किस तरह से देखते हैं? विपक्ष का जो एजेंडा है एक नकारात्मक एजेंडा, इसमें समाज में अनिश्चितता पैदा करके और संवैधानिक जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को किस प्रकार से चुनौती दी जा, किस प्रकार से जनादेश के अपमान करने का रास्ता निकाला जाए, इस पर ये लोग काम करते हैं। समाजवादी पार्टी आप देख रहे होंगे यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कोई गतिविधि नहीं है, उनका कोई ऐसा कार्यक्रम अभियान नहीं है जो किसी विषय को लेकर वो जनता के बीच में हो। तो उनके पास जो राहुल गांधी या लालू यादव जी या जो उनका गठबंधन है, उस गठबंधन का जो एजेंडा है उस एजेंडे के साथ अखिलेश जी जुड़े हैं। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश और देश की जनता सब जानती है, उत्तर प्रदेश में तो कोई संभावना उनके लिए बची नहीं। अब बिहार में क्या करेंगे ये सब लोग जानते हैं। मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने न्याय योद्धाओं की तैनाती का ऐलान किया। ये न्याय योद्धा फर्जी केस में फंसाए गए लोगों की कानूनी मदद के साथ वोट चोरी रोकने का काम करेंगे। अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश अजय राय ने ऐलान किया कि कांग्रेस यूपी की सभी 360 तहसीलों में कांग्रेस के न्याय योद्धाओं की तैनाती करेगी। इसको लेकर कल कांग्रेस की लीगल सेल की एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद होंगे। इसमें न्याय योद्धा के तौर पर वकीलों की तैनाती की रूपरेखा तय की जाएगी।
पूरे प्रदेश के अंदर आज हम एक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए न्याय योद्धा बनाने जा रहे हैं। जो पूरे प्रदेश में हमारे आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, फर्जी जेल भेजे जा रहे हैं हर जगह, क्योंकि जो भी इस समय आंदोलन कर रहा है, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता, पत्रकार साथी कुछ भी लिख रहे हैं, उनको जेल भेज दिया जा रहा है, उनको फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उसके लिए हम हर जिले में अपने मजबूत लीगल सेल की जो कानूनी सहायता प्राप्त करेंगे, उसमें न्याय योद्धा उनका नाम हम देने जा रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बैंड बाजा और डीजे पर हिंदू नाम अपनाकर कारोबार करने वाले मुसलमानों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि गाजा बाजा, ढोल तमाशा और डीजे शरीयत के खिलाफ हैं। साथ ही इस्लाम किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की इजाजत कतई नहीं देता, इसीलिए मुसलमानों को अपने कारोबार में हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गाजा बाजा, ढोल तमाशा अगर इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करता है या इस तरह के नाजायज़ कारोबार करता है तो वो सरासर शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है। और जिन हिंदू देवी देवताओं की बात की जा रही है कि उनके नाम से कुछ मुसलमान डीजे वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, तो ये उनका कारोबार पहले ही इस्लाम ने उसको नाजायज़ करार दे दिया और चे जाए कि उसके ऊपर हिंदू देवी देवताओं का टाइटल या लेबल लगा करके वो कारोबार किया जाए। इसकी कतन शरीयत इजाज़त नहीं देती है। अयोध्या में भव्य रामलीला के 7वें संस्करण के लिए भूमि पूजन हुआ। रामलीला समिति के अध्यक्ष सुभाष मलिक और साधु संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रों के साथ भूमि पूजन किया गया। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला संपन्न होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को रामलीला में शिरकत करने के लिए विशेष आमंत्रण भेजा गया है। इस बार रामलीला की खास बात यह है कि इनका प्रसारण YouTube समेत कई चैनलों पर होगा। रामलीला में इस बार 190 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। तो निमंत्रण तो सबको देते हैं, सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है उनके और इस बार हमारी पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आशीर्वाद दें, हम बड़े भाग्यशाली होंगे क्योंकि हमारे लिए प्रभु राम से बढ़कर है। आज अयोध्या में जो भी है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और सहयोग से संपन्न हो पाया है। 15 साल पुराने वाहनों को लेकर केंद्र सरकार का फैसला। रजिस्ट्रेशन को 20 साल तक बढ़ाने की अनुमति दी। रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की फीस में बढ़ोतरी की गई। नए नियम के तहत वाहनों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाया गया। 20 साल तक रजिस्ट्रेशन के लिए फिटनेस पास करना जरूरी। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा नियम। अमेठी में इन दिनों वायरल फीवर का प्रकोप चल रहा है। सर्दी से लेकर खांसी और बुखार से पीड़ित 2000 से ज्यादा मरीज रोजाना इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल की लैब में रोजाना करीब 6000 से ज्यादा जांचें हो रही हैं। अब हमारे यहाँ 5 से 7 हज़ार पर डे जांच हो रही है, जिसमें बुखार के मरीज इस समय बढ़े हैं। विगत मरीज कितने निकल रहे होंगे इस समय मलेरिया जो है 100 मलेरिया हो रही है, डेंगू करीब 30 के आसपास और बिडाल जो है 80। प्रयागराज में बारिश और बाढ़ के बाद अब संक्रामक बीमारियों का खतरा काफी हद तक बढ़ गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में डेंगू, मलेरिया के मामले सामने आ रहे हैं। प्रयागराज में डेंगू के 15 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अप्रैल महीने में डेंगू पीड़ित एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। तैयारी तो हमारी 1 महीने पहले से है। हमने एक वार्ड पूरा आरक्षित किया है, बाहर बरामदे में भी एक्स्ट्रा बेड लगा के रखे हैं। सारों में मच्छरदानी भी लगाई है। जो डेडिकेटेड डेंगू वार्ड है वो ऊपर बना हुआ है और अभी खाली है। लेकिन हम लोगों के जितने भी मेडिसिन के वार्ड हैं, जैसे कि आगे न्यू ब्लॉक है, यहाँ पर सरस्वती वार्ड है, जितने भी फीवर के पेशेंट आ रहे हैं सारे बेड पे हम लोगों ने मच्छरदानी लगा के रखी है, क्योंकि वो जब तक टेस्ट होकर नेगेटिव नहीं आते तब तक ये
डर रहता है कि कहीं ये डेंगू का पेशेंट तो नहीं है और बाकी मरीज उससे बचे रहें, इसीलिए हम लोगों ने जनरल मेडिसिन वार्ड में भी, इवन ट्रॉमा में भी मच्छरदानी लगा के रखी है। बुलंदशहर की थाना सिकंदराबाद पुलिस ने मोटर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 21 किलो तांबे का तार, 1 ट्यूबवेल का कवर, 35,000 कैश बरामद किया और इसके अलावा कब्जे से 3 चाकू, बाइक, चोरी करने के उपकरण बरामद किए। पुलिस के मुताबिक शातिर दिन में रेकी किया करते थे और रात में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। सिकंदराबाद की 4 और गुलावटी की ये घटनाएं इस पूछताछ के दौरान जो है खुली गई हैं। इनके द्वारा करीब पिछले 8 महीने में 100 से अधिक जो है नलकूप चोरी की घटना कारित की गई है, जो इस जनपद के गुलावटी, बीबी नगर, भगोता और सिकंदराबाद के अलावा मेरठ और हापुड़ से भी ये घटनाएं कारित की गई हैं। कबाड़ी के कब्जे से जो है करीब 30 किलो तार बरामद हुआ है और 3500 रुपये नगद बरामद हुए हैं। इन दोनों के पास से अवैध चाकू भी बरामद हुए हैं। तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। महाराजगंज में एडीओ पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। लक्ष्मीपुर विकास खंड पर तैनात एडीओ पर 20,000 की घूस लेते हुए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। घटना के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से आरोपी एडीओ को मुख्यालय अटैच किया। साथ ही 2 सदस्यीय टीम को जांच के लिए गठित किया गया। कितना है? 20,000, 10,000। बलरामपुर में बुधवार से लापता एक शख्स के शव को राप्ती नदी के असनहरा घाट से बरामद किया गया। हालांकि पुलिस को उसकी बाइक पिपरा घाट पर मिली। पुलिस अब मामले की जांच कई एंगल से कर रही है। मृतक का परिवार हत्या की आशंका जता रहा है। घटना गौरा चौराहा थाना क्षेत्र की है। लखनऊ से खबर है, एमएलए पूजा पाल का अखिलेश यादव को लेटर। बीजेपी सरकार में अपराधियों को सजा, ये लिखा लेटर में पूजा पाल ने। मेरे पति के हत्यारों को सजा मिली। सपा ने मेरे पति के हत्यारों की आवाज बुलंद की। मेरी आपकी नीतियों से भरोसा उठ गया। लेटर में पूजा पाल ने अखिलेश यादव से कहा, आपकी पत्नी और पूरी पार्टी ने बीजेपी के प्रत्याशी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में वोट दिया। नोएडा से खबर है, जहां थाना सेक्टर 142 पुलिस टीम ने लगभग 90 लाख की चोरी की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने जिस शातिर को गिरफ्तार किया वो नौकर निकला। पुलिस के मुताबिक नौकर ने ही मालिक के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था और पुलिस ने लगभग 800 ग्राम सोना, करीब 6 लाख कैश बरामद किया। कुछ समय पहले थाना 142 क्षेत्र के अंतर्गत एक सेवक ने, एक नौकर ने अपने मकान मालिक के घर में चोरी करी थी और उस चोर को पकड़ा गया है। उसके पास से काफ़ी भारी मात्रा में रिकवरी हुई है। लगभग 800 ग्राम के आसपास के सोना रिकवर हुआ और लगभग 6.25 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। 90 लाख के आसपास की पूरी रिकवरी हुई। सोनभद्र में चावल से लदे ट्रक में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। ट्रक छत्तीसगढ़ से कानपुर जा रहा था और ड्राइवर ने तुरंत वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा। अजगर को कनवा के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। पूरा मामला बभनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यूपी एटीएस ने घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। एटीएस ने अलग अलग जिलों से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक ये गिरोह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में सक्रिय था। आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फिंगर स्कैनर, लैपटॉप, मोबाइल बरामद किए गए। भारी मात्रा में बने फर्जी भारतीय दस्तावेज और आधार कार्ड भी बरामद हुए। आरोपी जन सेवा केंद्र के जरिए अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली नागरिकों के फर्जी आधार कार्ड बना रहे थे। फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए 2,000 से लेकर 40,000 रुपए तक ये गिरोह ले रहा था। पुलिस द्वारा एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल तरीके से कूटरचित भारतीय दस्तावेज तैयार कर अवैध विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से रोहिंग्या, बांग्लादेशी एवं अन्य अपात्र व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार कर रहा था। कुछ माह से प्राप्त आसूचना एवं तकनीकी और भौतिक निगरानी के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह गिरोह उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान,
महाराष्ट्र, हरियाणा एवं उत्तराखंड राज्यों में भी सक्रिय था। विशेष रूप से 2023 के बाद 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का डायरेक्ट आधार बनाने पर लगी रोक को दरकिनार करने हेतु फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर ऐसे लोगों को 18 वर्ष से कम दिखाया गया तथा उनके आधार कार्ड जारी किए गए। यूपी के इंटरनेशनल ट्रेड शो में वाराणसी के 50 उद्यमियों ने रजिस्ट्रेशन कराया और सरकार की पहल पर 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होगा। इसमें यूपी के व्यापार को वैश्विक पहचान मिलेगी। वाराणसी से लकड़ी के खिलौने, गुलाबी मीनाकारी और सिल्क उद्योग के कारोबारी जुड़े हैं। 10 निर्यातक बनारसी सिल्क साड़ी और कालीन उद्योग से जुड़े हैं। आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई विभाग द्वारा किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष की भांति 25 सितंबर से 29 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें जो विशेष बात है, इसको 3 सेक्टर में बांटा गया है। एक एमएसएमई, दूसरा ओडीओपी और तीसरा जो है वो निर्यातकों के लिए है। वाराणसी जनपद की अगर बात करें तो जो हमारा हॉल नंबर 9 है, जिसमें ओडीओपी प्रोडक्ट प्रदर्शित किए जाएंगे, वो करीब 32 लोगों ने इसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं। इसमें रायबरेली में खिचड़ी खाने से एक परिवार में 5 लोग बीमार पड़ गए। आनन फानन में सभी को सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया और मामले की जानकारी मिलते ही सीएमओ ने स्वास्थ्य टीम मौके के लिए रवाना की। ये घटना जगतपुर थाना इलाके की है। शाम को डॉक्टर ने बोला कि खिचड़ी बनेगी, ठीक हल्का सा जी। तो उसके बाद खिचड़ी बनने के बाद सब लोगों ने खिचड़ी खाई जी, और खिचड़ी खाने के बाद सब लोग उल्टी, दस्त और गिरने लगे। ठीक जी जी। उसके बाद फिर इनको जगतपुर ले गया जी। उसके बाद उन्होंने रेफर कर दिया रायबरेली को, रायबरेली के लिए जी। वहाँ पर जो है एडमिट है। उत्तर प्रदेश में जानवरों के रखरखाव की बारीकियां सीखने के लिए प्रदेश से 2 डॉक्टर्स की टीम गुजरात के जामनगर में वनतारा गई थी। गोरखपुर प्राणी उद्यान के डॉक्टर योगेश और इटावा लाइन सफारी के डॉक्टर शैलेंद्र ने वनतारा जाकर जानवरों के रखरखाव, उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। अब ये डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और फिर जानवरों के रखरखाव पर निर्णय होगा। प्रदेश के प्राणी उद्यानों पर बर्ड फ्लू के खतरे के बाद से प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर अब बेहद चौकन्नी हो गई है। साथ ही जानवरों की देखरेख कैसे बेहतर हो, इसके लिए सरकार ने जामनगर के वनतारा में प्रदेश के 2 डॉक्टरों की टीम भेजी थी, जिसमें से गोरखपुर प्राणी उद्यान के डॉक्टर योगेश और इटावा लाइन सफारी के डॉक्टर शैलेंद्र वनतारा गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे जो जानवर रेस्क्यू करके लाए जाते हैं उनका इलाज होता है और स्वस्थ होने के बाद उनको कैसे रखा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद अब ये दोनों डॉक्टर वापस अपने अपने जगहों पे आ चुके हैं। अब वहाँ पे जो इम्प्लीमेंट होता है उसको लेकर एक रिपोर्ट बनाएंगे और वह रिपोर्ट शासन को भेजाएगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। सीतापुर में सरकारी स्कूल के पास अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। ये अजगर करीब 7 फीट लंबा बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी और अजगर को बोरे में बंद करके जंगल में छोड़ा गया। अजगर निकलने से इलाके में दहशत का माहौल है। पूरा मामला गेंदला मऊ का है। ललितपुर में एक हैंडपंप चर्चा का विषय है। वीडियो में आप देख सकते हैं हैंडपंप से बगैर मोटर के अपने आप ही पानी निकल रहा है। ये वो हैंडपंप है जो तस्वीरों में नजर आ रहा है। मेहरौनी क्षेत्र के खितबांस गांव में भारी बारिश के बाद जलस्तर इतना बढ़ गया कि हैंडपंप को चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। पानी खुद ब खुद बह रहा है। बिल्कुल साफ पानी आ रहा है, बाहर आ रहा है। इसमें कोई मोटर डली है? नहीं, कोई मोटर नहीं डली। फिर कैसे आ रहा है? मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर है और लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 12 घंटे में यमुना के जलस्तर में 6 इंच की गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन खतरा फिर भी बरकरार है। पुलिस, निगम कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं। श्रद्धालुओं को घाट के पास जाने से सतर्क किया जा रहा है। और वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं।